अभिनंदन, सत श्री अकाल। पब्लिक हियरिंग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि कृपया कार्यक्रम की गरिमा बनाएं। ये पब्लिक हियरिंग है, सीट्स पर आकर बैठ जाएं। सबसे पहले अभिनंदन मंचासीन सभी डिग्निटरीज का, मेंबर सेक्रेटरी CPCC श्री TC नौटियाल जी का, कमिश्नर मैम श्रीमती अनंदिता मित्रा जी का, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस्टर अमनदीप सिंह भट्टी जी का, एडिशनल डायरेक्टर MOEF रीजनल ऑफिस मिस्टर सलमान जी का। साथ ही स्वागत करती हूँ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, पुनः अभिनंदन कमिश्नर मैम श्रीमती अनंदिता मित्रा जी का, नीरी से आए डॉक्टर निधीश जी का, NP शर्मा जी चीफ इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। साथ ही अभिनंदन माननीय महापौर श्री कुलदीप कुमार जी का और आए हुए सभी विशिष्ट चंडीगढ़ वासियों का। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम यहाँ प्रस्तावित एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा यानी कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, इस परियोजना पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के उद्देश्य से ये आज की पब्लिक हियरिंग ऑर्गेनाइज की गई है। चंडीगढ़ को स्वच्छता की बुलंदियों पर ले जाने के लिए, चंडीगढ़ के विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसी उद्देश्य से आज आप लोगों के साथ इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आपके सुझाव, आपकी राय, आपकी टिप्पणियां एवं आपत्तियों को यहाँ पर साझा आप कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम यहाँ आपके समक्ष मौजूद है। आपका सहयोग और योगदान इस सुनवाई को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री TC नौटियाल जी, मेंबर सेक्रेटरी CPCC से, कि वे मंच पर आएं और इस परियोजना से हमें परिचित कराएं। जोरदार तालियों के साथ श्री TC नौटियाल जी। मंच पर आसीन मेरे साथी अफसरान और इस क्षेत्र के 38 वेस्ट के सभी रेजिडेंट्स का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। और शुरुआती नोट मेरा इस इशू पे ये है कि ये जो परियोजना है, ये जो वेस्ट प्रोसेसिंग की यूनिट लग रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है आगे की ओर, जिसमें कि बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ हमने देखा है कितनी तकलीफ़ों के साथ यहाँ पे आसपास स्थिति रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बेहतर परियोजना लेके आई है। और इस बेहतर परियोजना में एक ऐसा प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि वेस्ट प्रोसेसिंग के का एक स्टैंडर्ड होगा। और क्योंकि नियम ये कहता है कि एक पब्लिक हियरिंग हो, लोग जो है जन सुनवाई हो और लोगों को वो अवेयर किया जाए, ये बताया जाए कि ये किस तरह से एक बेहतर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा और किस तरह से चंडीगढ़ अपने सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करेगा। तो इस तरह की ये एक परियोजना है और इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। और ये जो सुनवाई है, ये पर्यावरण मंजूरी के भाग के रूप में आयोजित की जा रही है। जो पर्यावरण मंजूरी हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में देने वाले हैं, उसका ही एक शुरुआती पार्ट है। और यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर तो सिर्फ आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बातों का जवाब दिया जाएगा और आपको ये कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि ये एक ऐसी परियोजना है ये जो हम सब के हित में है, जो इस शहर के हित में है और इसके आसपास इस परियोजना से कोई समस्या न आए, इसलिए ये सार्वजनिक सुनवाई है। जो भी व्यक्ति कोई सुझाव, टिप्पणी आदि देना चाहता है वो दे सकता है और उसको वो रिकॉर्ड किया जाएगा और उसी फॉर्म में वो हम आगे भी भेजेंगे ताकि पर्यावरण और वन मंत्रालय उस पर जो भी निर्णय लेना हो वो निर्णय ले। यहाँ पर
जनता की राय जो है वो ली जा रही है और मैं पर्यावरण वन मंत्रालय के पार्ट के रूप में उस जो भी आप बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके आगे भेज दूंगा। परंतु यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव प्लांट लगने वाला है, तो आपको ये देखना है कि जो पास्ट में हुआ, जो पहले हुआ, वो अब नहीं होने वाला है। हम बहुत सारे कदम आगे की ओर लेने वाले हैं, जिन कदमों से कि ये वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देगा और हम उम्मीद करते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस तरफ ही इस प्लांट को लेके जाएगा। तो इसी के साथ मैं जन सुनवाई का आह्वान करता हूं कि वो बोले, खुल के बोले, परंतु इस बात को भी ध्यान में रखें कि ये शहर हम सब का है और इस शहर में जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो अच्छी बने, स्टेट ऑफ द आर्ट बने, जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो और जो पब्लिक को कोई तकलीफ भी ना दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कमिश्नर नगर निगम चंडीगढ़ मैम आनंदिता मित्रा जी से कि वे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के बारे में विस्तृत जानकारी दें। मैम आनंदिता। श्री कुलदीप कुमार जी जो आज डड्डू माजरा के निवासियों के तरफ से एक सिटीजन बन के इस पब्लिक हियरिंग में शामिल हो रहे हैं। श्री नोटियाल जी सीपीसीसी के मेंबर सेक्रेटरी, नीरी से आए हुए हमारे कलीग्स, म्युनिसिपल कलीग्स और डड्डू माजरा के निवासी, आप सबको नगर निगम चंडीगढ़ की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रेजेंटेशन जो प्लांट लगने वाला है उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी, थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर जाना चाहूंगी। 1980 के दौर में यहाँ 40-42 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। उस समय पे क्योंकि वेस्ट प्रोसेस नहीं किया जाता था और सिर्फ डंप किया जाता था, तो इसे डंप करने के लिए 40-42 एकड़ जमीन की अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन जो है वो किया गया। धीरे धीरे वहां पे कूड़ा बढ़ता गया, जिस कूड़े के बढ़ने की वजह से, डंपिंग की वजह से वहां के लोगों की जिंदगी जो है वो किस तरह से है वो आप सबने देखा ही है, आप उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन के दौरान हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पहले क्या हुआ, बीच में जो ये सारी चीजें हुई और हमने उसमें क्या सुधार लेके आने की कोशिश की है। जो सुधार हमने लेके आया वो ना काफी आज की डेट पे भी क्यों है और आगे हमारा प्रस्ताव क्या है। इसमें प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं या अपनी आपत्ति देना चाहते हैं, वो सारा कुछ जो है हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। कौन सा आगे आगे कौन लेके जा रहा है? यहाँ से होगा? नहीं हो रहा। जब वो डिजाइन हुआ था तो एक मनुष्य के शरीर के स्वरूप में उसे उसकी परिकल्पना जो है वो की गई थी। जो प्लानर्स थे उस टाइम पे, ली कॉर्बुसियर हमारे एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको प्लान किया। तो मस्तिष्क के जगह पे जहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट वगैरह स्थित है, वहाँ किया गया। सेक्टर 17 जिससे आप जानू है उसे हार्ट का दर्जा दिया गया। जितनी सड़कें बनी है उसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बताया गया और जो पार्क्स इत्यादि है उसे आपका लंग्स बताया गया। ये हमारा शहर का प्रोफाइल है, पूरे शहर का। पूरे शहर के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरे शहर का कचरा यहाँ आता होता है। कभी पहले डंप होने के लिए आया करता था, अब प्रोसेस होने के लिए आता है।
हमारा जो क्षेत्रफल है वो 114 स्क्वायर किलोमीटर का है। अनुमानित पॉपुलेशन जो सेंसस में आया था वो 10 लाख के आसपास था, पर क्योंकि सेंसस को भी हुए दशक से ज्यादा बीत गया है, अनुमानित हमारा 13 लाख के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। 35 वार्डों में ये शहर जो है वो बटा हुआ है और लगभग 2.25 लाख हाउस होल्ड्स है। हमारी कूड़े की जो उत्पत्ति है वो 550 टन के आसपास है। एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर हम एक परिवार को सोचे कि एक घर में 4 लोग रहते हैं तो वो कितने ग्राम गीला कूड़ा प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे और कितना सूखा कूड़ा जनरेट करेंगे, उस फॉर्मूले के हिसाब से करीबन 550 टन रोज कूड़ा इस शहर के द्वारा जनरेट किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम आपकी ब्रीफिंग करने आए हैं और आपकी आपत्ति सुनने आए हैं, ये पॉपुलेशन हमने 2031 तक का भी आगे के अगले 15 साल की कैलकुलेशन के हिसाब से की है कि कहीं ये ना हो कि आज हम प्रोजेक्ट बना दें और अगले 2 साल 5 साल में दोबारा हमारे सामने समस्या जो है खड़ी रहे। तो 2031 तक का जो शहर का पॉपुलेशन लिया गया है वो 13 लाख के आसपास लिया गया है और 13 लाख से ज्यादा, क्योंकि हमारा शहर जो है उस तरह से नहीं बढ़ सकता है जिस तरह से बाकी के शहर बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। और तब कूड़े की जनरेशन 2031 में जाके 600 टन के आसपास होगी। 2037 की अगर हम ले तो तब 14 लाख के आसपास हमारी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन होगी और 6.5 टन के हिसाब से हमारी जो है कूड़े की उत्पत्ति होगी। इस प्रोजेक्ट को लगाने की मंशा के पीछे थोड़ा हमें कूड़े को समझना पड़ेगा। मोटे मोटे तौर पे कूड़ा सिर्फ 4 तरह का नहीं है, बट जो हम सबको पता है वो सबसे पहले गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है वो गीला कूड़ा है और वो सूखा कूड़ा है। गीला कूड़ा मतलब किचन का वेस्ट बाय एंड लार्ज जिसको हम कहते हैं, और सूखा कूड़ा पेपर हुआ, गत्ता हुआ, कोई प्लास्टिक की बोतल हुई, वो सारा कुछ सूखा कूड़ा में आता है। उसके अलावा जो आज भी लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता है, एक सैनिटरी वेस्ट होता है जिसमें या तो ब्लड लगा हुआ हो, सैनिटरी पैड, डायपर्स इत्यादि इस तरह की चीजें होती है। और चौथे टाइप का कूड़ा होता है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, जो दवाइयां हमारी खराब हो गई है, पेंट की शीशी, कॉकरोच मारने की दवाई इत्यादि। लेकिन इससे भी ज्यादा कूड़ा अलग अलग किस्म का होता है। एक होता है हॉर्टिकल्चर वेस्ट, जो चंडीगढ़ शहर में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लाखों की गिनती में पेड़ है जो पब्लिक प्लेसेस में लगे हुए हैं और जो घर भी है उसमें से भी बहुत सारा घास निकलता है, बहुत सारे पत्ते, टहनियां इत्यादि निकलते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जब भी कोई भी व्यक्ति अपने घर का नवीनीकरण करता है तो बहुत सारा इस तरह का कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो है वो निकलता होता है। और जब हम ये सारा वेस्ट प्रोसेस नहीं करते हैं तो वो सारा डंप होता है, जो पिछले कई सालों से होता रहा है, और डंप होने के बाद वो बन जाता है लीगेसी वेस्ट। एक और किस्म का कूड़ा है जो शुरुआती दौर में मैंने आपको ब्रीफ किया कि सूखा कूड़ा होता है और गीला कूड़ा होता है। जब हम उसे अपने अपने घरों से सेपरेट नहीं करते हैं और मिक्स कर देते हैं, फिर उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, वो बन जाता है मिक्स्ड वेस्ट, जिसको प्रोसेस करना भी उतना ही मुश्किल होता है और सीधा उसे डंपिंग ग्राउंड में लेके जाना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ किया, कूड़े की 8-10 कैटेगरीज होती है। हर कैटेगरी क्योंकि उसका नेचर अलग होता है, किस्म अलग होती है, इसलिए उसे प्रोसेस करने का तरीका भी अलग होता है। अगर हम गीले कूड़े की बात करें, प्योर गीले कूड़े की जो हमारे किचन से निकलता है, तो उस गीले कूड़े को कंपोस्टिंग से भी किया जा सकता है, जो आज की डेट पे आपको पता है, हमने जो आपकी लीगेसी वेस्ट की साइट क्लियर की है वहां पे हमने 300 टन का कंपोस्ट का प्लांट लगाया है। कंपोस्ट के प्लांट लगाने से कंपोस्टिंग हो जाती है, कंपोस्ट बिक भी जाती है, लेकिन
फिर भी किसी किसी किस्म की प्रॉब्लम रह जाती है, जैसे उसमें से बदबू आती होती है, कई बारी उसमें से लीचेट जो है वो निकलता होता है। ये सारी कंपोस्ट की प्लांट में आज भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके अलावा जो अच्छी टेक्नोलॉजी होती है वो होती है बायोमीथेनेशन वाली टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आज डिटेल में चीफ इंजीनियर साहब बताएंगे, जिसके ऊपर हमारा नया प्लांट आधारित है। जो सूखा कूड़ा आता है, सूखा कूड़ा बहुत सिंपली उसको प्रोसेस किया जाता है, छोटे 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 उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसे बेलिंग किया जाता है, ऐसे बेल बनाया जाता है और उसे सीमेंट के प्लांट में भेज दिया जाता है। आज भी हम वही कर रहे हैं, नए प्लांट में भी वही करने का प्रस्ताव है, क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते और सीमेंट प्लांट वाले इसे एज इंडस्ट्रियल फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो सैनिटरी वेस्ट होता है, सैनिटरी वेस्ट को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसे जला देना, लेकिन जलाने से प्रदूषण फैलता है, इस वजह से उसे इंसिनरेशन किया जाता है, जो एक बंद चेंबर में बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है। आज भी हम सैनिटरी वेस्ट का इसी तरह से निपटारा कर रहे हैं, एक कंपनी है जो कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आपके पास प्लांट लग रहा है वो गीले और सूखे कूड़े का लग रहा है, ना कि यहाँ सैनिटरी वेस्ट ने आना, ना कि यहाँ हॉर्टिकल्चर वेस्ट ने आना, ना कि यहाँ सीएनडी वेस्ट ने आना है। जो सीएनडी वेस्ट है उसके लिए हमने ऑलरेडी प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में तैयार कर दिया है, वो 2018 से जो है वो प्लांट चल रहा है। जहां तक लीगेसी वेस्ट का सवाल है, लीगेसी वेस्ट आगे ना बन सके उसी लिए ये सारे जिन्हों आप पंजाबी च उपराला कहते होंगे, ये सारे उपराले आप ताई कर रहे हैं ताकि अगली बार एक लीगेसी वेस्ट का डंप जेड़ा है ना बने, ते पिछला जेड़ा एक डंप सीगा वो असी साफ करता हैगा, दूजा जेड़ा डंप हैगा वो असी इस साल दे विच तुहाडे विचों कई लोगों के मन च होना हैगा कि एक तीजा डंप भी बन गया हैगा, क्योंकि आप पूरा वेस्ट प्रोसेस नहीं कर रहे, ओदा भी निपटारा असी इस साल दे विच खत्म होने तो पहले, नवा साल चढ़न तो पहले पहले असी खत्म कर देना हैगा। हॉर्टिकल्चर वेस्ट लई असी अड प्लांट जेड़ा हैगा वो 3 BRD दे विच बना दिता होया है। ਜਿਹੜੀ ਲੀਗੇसी वेस्ट है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗੇसी वेस्ट ਕਰਕੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, सब कुछ प्रोसेस होने तो बाद जेड़ा ओदा चूरा निकलता है या एशेस निकलते हैं, ओनू अगे प्रोसेस नहीं किया जा सकता है, तो ओनू किसी लैंडफिल साइट दे विच पाना पैंदा हैगा। ऐदा दा ही एक लैंडफिल साइट जेड़ा है चंडीगढ़ दे विच भी बनया तुहाडे डंपिंग ग्राउंड च 2006-7 दे विच, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਨੱਟ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। 2016 ਤੋਂ बगैर प्रोसेस किया होया वेस्ट असी सैनिटरी लैंडफिल साइट दे विच पाना शुरू किया और इस करके पहले इस पॉइंट तक भरिया तुहानू स्क्रीन से नजर आ रहा होना है, ते ओ तो बाद ओदा जेड़ा अज तुहानू पहाड़ दिसदा है, ऐदा दा पहाड़ जेड़ा हैगा वो बन गया। 2016 तो लेके 2021 तक काफी ज्यादा कोटा दे विच समस्यावां मतलब लड़ाइयां साडी चलती रही, ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2015 ਜਿਹੜਾ ਜੇਪੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੀਗੇਸੀ वेस्ट इकट्ठा होने करके सड़क
ਰੁਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 80% ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਚਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਬੂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਡੰਪ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕ ਨਾਲ सूखा ते गीला कूड़ा सेपरेट करके इकट्ठा किया है, ਇੱਥੇ प्रोसेसिंग 'ਚ ਸਾਨੂੰ कोई भी प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ नहीं आती है। जे कूड़ा पूरी तरह से सेग्रीगेट नहीं होया तो MRF सेंटर 3 ਜਿਹੜੇ बने हैं ਉੱਥੇ आके ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ सेग्रीगेट करना पैंदा है, और दोबारा सेग्रीगेट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऐदा ਦੇ प्लांट बनाने पैंदे हैं जिथे ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ प्रोसेस कर सकीए ਤਾਂ जो कि डंपिंग ਜਿਹੜਾ है रोकिया जा सके। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ 100% ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੁੱਖਾ, ਗੀਲਾ, ਸੈਨੀਟਰੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹਜ਼ਾਰਡਸ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, फ्लोरल। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲੋਰਲ ਵੇਸਟ ਵੀ ਅੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ CND ਵੇਸਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਟਨ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਨਰੇਬਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। कैपेसिटी ਅਸੀਂ 420 टन प्रोसेस ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈਗੀ ਗੀਲਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 300 TP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ JP ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ 120 ਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ 200 ਟਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 30 TPD ਦਾ 2023 ਦੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਇੱਥੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ CND ਵੇਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਰੀ ਵੇਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵੇਸਟ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਆਏ। ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ 300 TPD ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 8 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਢੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟ
कर रहे हैगे ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਵੇਸਟ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇਪੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 100 ਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਕਸਡ ਵੇਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ सूखे ਤੇ गीले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜ बनना ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਕੂੜਾ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ जब 2021 ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 550 ਟਨ ਕੂੜਾ ਰੋਜ਼ ਡੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਡੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 80 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। आज भी ਅਸੀਂ 100% नहीं कर सके, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ 550 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ किसी दिन 50 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, किसी दिन 70 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, किसी दिन 80 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਪੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਚੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਪਲਾਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਆ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਦੌਰ 'ਚ, ਭੋਪਾਲ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ, ਸੂਰਤ 'ਚ, ਗੋਆ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ NP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਰੀਫ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਤਾ 300 ਟਨ ਪਰ ਡੇ ਵਾਲਾ, ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁਰਜੇ ਪਰਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਅੱਜ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਵੇਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ 50 ਤੋਂ 70 ਟਨ ਮਿਕਸ ਵੇਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੂੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੀਚਡ ਰਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ 38 ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਲ ਉਹ ਕੰਪੋਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੈਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੀਚਡ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੰਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਤੇ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਵੇਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਮਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IIT ਰੋਪੜ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੀਰੀ ਨੇ ਵੈਟ ਕੀਤੀ। ਨੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੀਚਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਡੂ ਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਐਰੋ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੈਲਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹੈਵੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਦਿਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ RDF ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। RDF ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਡਰਾਈ ਫਿਊਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ JP ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ JP ਪਲਾਂਟ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਚਿਮਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ CNG ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰਲੀ ਦੋ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੀਡ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰ ਹੈਗੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਬੰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਕਰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਓ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਕੋਨਟ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਇਓ ਫਿਲਟਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਹੈ ਇਹ ਬੈਗ ਓਪਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੂੜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿੰਡ ਸ਼ਿਫਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿੰਡ ਸ਼ਿਫਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਮਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਹਵਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲਾਈਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਕਰੇ ਦੇ ਪਾਊਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਟਾਈਪ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਅਮ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਕੇਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕੇਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਊਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੈਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈਵੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਤਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸੰਤਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰਬੂਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਡਰਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਹੈ।
ਉਹ ਹੈਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਹੈਵੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਵੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਰੋ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਡਿਸਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 4 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 4 ਇੰਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 80 mm ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲਟਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਡਰਾਈ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਡਰਾਈ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਲੱਗ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਆਰਡੀਐਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ। ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫੀਡ ਬੰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਬੰਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਸਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੌਰੀ 'ਚ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਲਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਡਰਮ ਦੀ ਜਿਸ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮਰ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਲਪ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਲਪ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਛਿਲਕਾ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਲਾਪਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਮਰ ਮਿਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮੇਗਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੀਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ 6 ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੈਸ, ਔਰ ਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਥੇਨ ਬਚੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ CNG ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਕੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਇੰਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ हमारा युवा का प्लेग्राउंड कहाँ है? इस साइड आओ। Good morning, everybody. Respected Commissioner sir, Nadia sir, and guys पे बैठे हमारे गेस्ट एंड मेंबर्स, सेक्रेटरी वेस्ट एंड सराउंडिंग सेक्टर से आए हुए आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर चौधरी, एडवाइजर फॉस्बैक, प्रेसिडेंट थर्केट वेस्ट। आपको पता है कि आज हम डंपिंग ग्राउंड के बारे में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सबको पता है डंपिंग ग्राउंड कितनी बड़ी समस्या है हमारे थर्केट वेस्ट के लिए एंड डडूमर्रा कॉलोनी के लिए। अगर हम सोशल इकोनॉमी की बात करें या सोशल रिलेशंस की बात करें, आज यहाँ पे इतनी बीमारियां हैं, हर घर में टाइफाइड, मलेरिया, टीबी,
बीए हो भी जाती है लड़कों की, उनकी वाइफ द्वारा नहीं आती यहाँ पे। हमारी प्रॉपर्टी के रेट इतने डाउन हो चुके हैं, जिन घरों की तरफ ये घर पड़ता है, ये गार्बेज प्लांट पड़ता है, जिनके घर उन प्लांट की तरफ खुलते हैं, सुबह उठते ही उनकी बदबू आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, आप हमेशा हमें आते हैं। फॉस्फेट की मीटिंग में मैंने कमिश्नर साहब से डिस्कशन किया था। इन्होंने क्या किया था कि हमें प्रॉमिस किया फरवरी 2024 में आपका गार्बेज प्लांट टोटल खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब, यहाँ पे नहीं बैठे हैं अभी, लेकिन फरवरी में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये गार्बेज प्लांट खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हुआ है ये? आज गार्बेज प्लांट बढ़ता जा रहा है। आज एक छोड़ के दूसरा हमने लगाया है। आज हमारे सेक्टर में यहाँ पे एक दूसरे से लोग बदबू में इतने तंग हैं कि यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। अभी मैं सभी लोगों से और आपसे ऑफिशियल लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 38 वेस्ट सेक्टर 25 ये सभी क्या इन्हीं चीजों से घिरे हुए हैं। गार्बेज प्लांट 38 वेस्ट में लगाओ, क्रीमेशन ग्राउंड 38 वेस्ट में लगाओ, क्रिश्चियन का क्रीमेशन ग्राउंड 38 वेस्ट में लगाओ, डेड एनिमल प्लांट 38 वेस्ट में लगाओ। अरे चंडीगढ़ वालों को क्या चंडीगढ़ में 38 वेस्ट नजर आ रहा है? क्या चंडीगढ़ में क्या नहीं है क्या? आज हमारा चंडीगढ़ 5 डिवीजन में बंटा हुआ है। STM नॉर्थ, STM साउथ, STM ईस्ट, STM वेस्ट एंड सेंट्रल। क्या 500 जगह अगर हम छोटे छोटे प्लांट लगाए जाए, उनके एरिया में उनकी दूरी पे बनाए जाए, तो हमारा ये 38 वेस्ट का पहाड़ क्यों बने? हमारा ये 38 वेस्ट का पहाड़ आप लोगों ने कहा था, आपने प्रॉमिस किया था फरवरी में फॉस्फेट की मीटिंग में आके कि हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, इसमें घास लगा देंगे, इसको ग्राउंड बना देंगे, इसको शहर के लिए बढ़िया स्थान बना देंगे। अभी वो शहर और ग्रास नहीं लगी है और आप लोग सोच रहे हैं तीसरा प्लांट लगाने की। ये जो मीठी मीठी बातें, आपके नक्शे, आपकी प्लानिंग और आपकी ये डिस्कशन, ये सब हमने सुन ली है। क्या जब ये प्लांट लगा था तब भी हम डिस्कशन सुनते जा रहे थे। आपका 5.5 टन यहाँ पे आता है, प्रोसेस होता है 3.5 टन, बाकी 1.5-2 टन हर दिन जमा होता जाता है। 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो कितना इकट्ठा हो जाएगा? वो पहाड़ को कौन रोक सकता है? क्या हम लोग 38 वेस्ट के लोग आप लोगों के चंडीगढ़ के हिस्सा नहीं है? क्या गड्डू माजरा के लोग चंडीगढ़ का हिस्सा नहीं है? मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से, सभी ऑफिशियल से, कि इसके बारे में ना सोचा जाए। थर्ड प्लांट जो आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, प्लीज अवॉइड इट, प्लीज स्टॉप इट। हम चाहते हैं कि दूसरे चंडीगढ़ के एरियाज, चारों तरफ से चंडीगढ़ दूर दूर तक खाली पड़ा है। क्यों नहीं है हरियाणा में, क्यों नहीं है पंजाब में? ट्रिब्यूनल एक्ट के मुताबिक 1916 के मुताबिक एक जो गार्बेज प्लांट है शहर से कम भी 8-10 किलोमीटर दूर होना चाहिए। लेकिन क्या ये हमारा प्लांट, ये गार्बेज प्लांट, ये तीसरा प्लांट क्या 10 किलोमीटर दूर है? हमें सोचने की इसके ऊपर जरूरत है। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तीसरा प्लान और जो भी आप लोगों की प्लानिंग है, इसको प्लीज अवॉइड करिए, इसको कहीं और लेके जाइए। हम इसी में खुश हैं और इस प्लांट को, गार्बेज प्लांट को धीरे धीरे खत्म करो, यही हमारी रिक्वेस्ट है, ताकि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे लोग आपस में सुख शांति से, आपस में ठीक तरह से रह सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो 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 जस्ट प्लीज बैठो, प्लीज बैठो। मेरी एक मिनट जरा प्लीज प्लीज काइंडली लिसन टू मी। मेरी सारे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਲਗਾਓਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ। दूसरी गल, वॉट एवर ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਰਿਕਾਰਡਡ।
तो मेरी बेनती है तुम लाइन ते ना रहो प्लीज, इन्हों को सारे बैठ जान। आई रिक्वेस्ट कि सारे बैठ जान, असं एक एक करके सारे बुला लेंगे। ऑफिसर्स लोग हैं उनको मैं अपनी डट्टू महाराज की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। सर 1 मिनट में आपको रोकूंगी। सबसे पहले अपना नाम, अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मिनट्स में सब हो होगा। मैं सुरेंद्र कुमार, जो 2023 में एक टीम गई थी गोवा में प्लांट देखने के लिए। मैं डट्टू महाराज कॉलोनी का एक नागरिक हूँ जो 40 साल से इस डंपिंग ग्राउंड को झेल रहा हूँ, तो मैं भी उस टीम का हिस्सा था। हम यहाँ से 7-8 लोग गए थे और वहां की जो सच्चाई है मैं आप लोगों को बताऊंगा। गवर्नर साहब का हुक्म था कि चंडीगढ़ के साथ में, डंपिंग ग्राउंड के साथ में जो लोग रहते हैं उनको भी लेके जाइए। हम लोग वहां पे गए, वहां पे जो सीन हमने देखा ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड का बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। सर अभी कह रहे हैं कि वहां से 10 मीटर दूर पे घर है। सर मुझे एक भी घर नजर नहीं आया वहां पे। पहला जो प्लांट हम देखने गए वो 40 किलोमीटर दूर था। 40 किलोमीटर दूर आप ये लगा लो कि ऐसा घना जंगल था वो, कि जो प्लांट गोवा सरकार ने वहां लगाया बहुत अच्छा लगाया, नागरिक वहां पे मतलब भी कोई नहीं बनता। उसके बाद जो हम दूसरा प्लांट देखने गए वो था वहां से 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर। अगर मैं जो यहाँ पे एमसी के ऑफिसर लोग आए हैं, अभी उन्होंने बताया कि ये सुविधा है इस प्लांट में लगाने में, 400-500 करोड़ का प्रोजेक्ट प्लांट लगाया जा रहा है। मैडम क्या टट्टू माजरा ही अच्छा है उसके लिए? अगर इतना कुछ है वहां पे, कोई स्मेल नहीं है, कोई बदबू नहीं है, बहुत अच्छा प्लांट है, लोग घूमने आएंगे, देखने आएंगे, तो चंडीगढ़ में उसके लिए जगह कहीं नहीं है। मैं एमसी साहब से पूछना चाहता हूं, कमिश्नर मैडम भी साथ में गए, वहां भी हमें बोलने नहीं दिया गया। 40 साल पहले इस ग्राउंड में 40 साल से गिरता आ रहा होगा। मैं ये दिक्कत दे सकता हूं कि 40 साल से मैं इसको देख रहा हूं और बहुत थोड़ा यहाँ पे गिरता था, बहुत अच्छा मैदान था। यहाँ पे दिनेश हो गया, युवराज सिंह, बहुत अच्छे प्लेयर मेरे साथ खेले हैं। अगर किसी को शक है कि टट्टू माजरा ये कहावत तो नहीं है कि यहाँ पे कोई प्लेयर पैदा नहीं होता, यहाँ पे कोई लीडर पैदा नहीं होता, तो मैं इसका सबूत देता हूँ, मेरे साथ खेले हुए। इतना भयानक दृश्य मैडम, इतना भयानक। सर से मैं ये जो आप सर बैठे हैं उनसे, सर आप प्लीज मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। आप लोगों ने जो बोला कुछ लोगों की समझ आया, कुछ की नहीं आया। मेरी जो माँ मरी है वो सर अस्तमे से मरी है। और आपने जो ये प्रोग्राम यहाँ पे किया ना, अगर आप ये प्रोग्राम डंपिंग ग्राउंड पे करते ना तो बहुत मजा आता। सर मैं हृदय से, अगर आप मेरे नजदीक आओगे, मेरी आंखों में देखिए, मेरी 26 साल की बेटी है, 10 लड़के देखे मैंने उसके लिए, बैंक में जॉब करती है। और जब मैंने बैंक का नाम लिया तो तुरंत आए, जब उन्होंने असगर देखी तो तुरंत भाग गए। कोई जवाब है आप लोगों के पास तो मुझे दीजिए। हम गवर्नर साहब को मिलेंगे, ये दयाल कृष्ण जी बैठे यहाँ पे, ऐसे हाथ रखे, सर ऐसे हाथ रखे। गवर्नर साहब ने कहा कि बेटा जब तक मैं हूं यहाँ पे ये खत्म कर दूंगा। सर मुझे बताइए, गवर्नर साहब से बड़ा है कोई ताकत है? इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी ये बाहर हमारे सिर पे है। किसके पास जाए सर, किसके पास जाए? सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसकी सत्ता में रहते हुए, जो कमीशन यहाँ पे रहते हुए इस डंपिंग ग्राउंड को, जो गवर्नर साहब यहाँ पे रहते हुए इस डंपिंग ग्राउंड को खत्म कर देगा, हम भगवान को पूना छोड़ के घर घर में उसकी फोटो लगा लेंगे। सर हम बहुत दुखी है। टट्टू माजरा, धनाल, 38, मोलोया,
से वो बस रोने में कमी थी बस। सर आपसे आग्रह है, जब ये टीम आई है इससे भी आग्रह है सर, एक बार आप वहां पे विजिट कीजिए, डंपिंग ग्राउंड पे जाकर देखिए, और अगर आपको सच्चाई जाननी है बहुत कुछ है बोलने को, फिर मेरे भाई लोग खड़े यहाँ पे, इन्होंने बोलना है। अगर आपने सच्चाई जाननी है तो यार कृष्ण जी से 40 साल से मैं इस टीम का हिस्सा हूं, 40 साल से हम लड़ रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और जो गांव में जाके हमने देखा है सर, जो गांव में जाके देखा है, ठीक है प्लांट अच्छा पर वो बहुत दूर है सर। सर यहाँ ना लगा के सिर्फ कहीं और लगाइए, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट। ठीक है सुरेंद्र जी, इनके बाद नेक्स्ट सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी समस्या थोड़े छोटे से शब्दों में कहें ताकि सबकी समस्या सुन पाए। पहले अपना नाम बता दीजिए सर। बहुत बड़ी है, विस्तार से रखी जाएगी। ठीक है विस्तार से, लेकिन सबको मौका मिलेगा। सर अपना पहले नाम बताएं। General Secretary RWA, Sector 13 West. And ma'am, whatever sir I am speaking on the behalf of the residents of 13 West and Dumaya Colony and Bill. तो सर हमारी आपसे एक बहुत बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है बिहार रेजिडेंट्स कि ये जो आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के पॉलिसीज बना लेते हो, ये थ्योरेटिकल चार्ट बना लेते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। दिस चार्ट वी आर सीइंग सिंस लास्ट 20 इयर्स। चार्ट में कुछ और होता है और प्रैक्टिकली आप चाहिए। हम यहाँ पर बदबू सुन रहे हैं 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का फ्लड है सेक्टर में, और उसके बाद हमें सुबह से शाम तक मिलता क्या है? बदबू, स्मेल एंड स्मेल, नथिंग एल्स। तो आप ये एसी रूम से बैठ के मत बनाइए सर, आप आइए यहाँ पर बदबू सुनिए और मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आप चंडीगढ़ का ठेका इस एक सेक्टर में रखा बनाने के लिए, सारे कूड़े का ढेर हमारे सेक्टर में ही क्यों आना है? आप 5 डिवीजन है इसके, 5 कॉर्नर में कूड़ा क्यों लगाते? आप अच्छा प्लांट अपने सेक्टर के पास क्यों लगाते? आप सेक्टर 7 में लगा के देखो, इतना अच्छा प्लांट है जहाँ पे वीआईपी सेक्टर है, सारा का सारा कूड़ा आपने हमारे सिर पे थोपना है। मेरे घर में डाल दो और आपको गाड़ी बिजली तो है हमारा आपको डाल दो चुका दो। Why is this theory you are spelling every now and then? हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा और आपका कूड़े का ढेर बढ़ता चला जा रहा है। आप लाओगे प्लांट में हेरा फेरी का that system I will not speak about. You all know about the system in our country. So I will not go into details. You please come and visit. हमारा पूरा सेक्टर, पूरी कॉलोनी, हम इसका विरोध करेंगे और पूरी कोशिश होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम इस बात को नहीं करेंगे। ये हमारी पूरे सेक्टर के ओपिनियन है, मेरे के लिए हम जो भी बन पड़ेगा पीसफुल एंड बियॉन्ड पीसफुल विल आल्सो गो। हमारे डट्टू माले के भाई हैं, बहुत गरीब तो नहीं, वो इलाज भी नहीं कर सकते, वो आपके सामने रो रहे हैं, उनके रिश्ते नहीं हो सकते, बट आप लोग सिर्फ एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्लानिंग करते हो। यू आर नॉट लिसनिंग आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यू आर नॉट लिसनिंग आवर प्रैक्टिकल। तो मेरी आपसे आपको प्रार्थना है इस प्लांट को यहाँ लगाने का विचार छोड़ दीजिए और एक और विचार बनाइए कि ये 5 डिवीजन में कूड़ा फैलाइए, पूरे चंडीगढ़ कूड़ा हमारे सिर पर मत डालिए। थैंक यू वेरी मच। सतीश गुप्ता जी आपका धन्यवाद। अब नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं पहले। भाई महापौर जी जो कि इस डड्डूमारे कॉलोनी के निवासी हैं। दूसरा, मैं चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछले 40 सालों में पहली बार ये पब्लिक हियरिंग मीटिंग की, क्योंकि पिछले 40 साल से पोल्यूशन कंट्रोल कहाँ था ये भी उनके लिए एक सवाल है। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो थियोरेटिकल और बोलने में 100% नंबर 1 है, पर जब जमीनी लेवल पे उनके नतीजे निकलते हैं उनके 0 निकलते हैं। क्योंकि आज भी चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डड्डू माजरा कॉलोनी के अंदर जो भी काम किया उसका रिजल्ट मैम 0 है। महापौर साहब हमारे चंडीगढ़ के कॉलोनी के निवासी डड्डू माजरा के, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पर ये प्लांट लगे। चंडीगढ़ का पहला नागरिक महापौर भी इस चीज से सहमत नहीं है, जैसा कि मैंने आज अखबार में पढ़ा, और मैं बहुत उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने पब्लिक के साथ खड़े होकर हमारा साथ दे रहे हैं। दूसरा, मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये हमारे एसएचओ साहब हैं, पुलिस बैठी है, किस लिए बैठी है? क्राइम को रोकने के लिए।
तो मैं समझता हूं कि क्राइम को कम करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस बनाई गई है। तो क्या इस डड्डू मार्केट में जिसने डंपिंग ग्राउंड को सपोर्ट किया वो एक क्राइम के रूप में माना जाए? कचरा अधिनियम 2016 के तहत यहां पर डंपिंग ग्राउंड बन ही नहीं सकता। दिस इज अ टोटली क्राइम। उसके बाद अगर हम उसको क्राइम हो भी जाता है, हम पुलिस स्टेशन में दरखास्त देते हैं कि ये चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद फिर एसएचओ कार्रवाई करते हैं, अरेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना ही क्यों, हम उसकी पालना क्यों कर रहे हैं, हम अधिनियम कचरा अधिनियम 2016 का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आज हम ये पब्लिक हेयरिंग के मुताबिक मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो कचरा अधिनियम 2016 जरा ध्यान से सभी पढ़ लें। तीसरी बात, हम आमदनी की बात करते हैं, हम इनकम की बात करते हैं। आज सफाई कर्मचारियों का बुरा हाल है, उनको सैलरी नहीं मिलती है, ये एक अलग मैटर है, मैं नहीं जाऊंगा उस जगह पे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पर जब यहाँ पर प्लांट 400 करोड़ का लग रहा था, शायद यही जो प्रोस्पेक्ट जो दिखा रहे हैं शायद वो हमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि 100 करोड़ ऑलरेडी इस पे स्पेंड कर चुका है जिसका रिजल्ट जीरो है। उसका जवाबदेही कौन है? क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे को मिसयूज मत कीजिए। और यहाँ पर जिस प्रकार आपने गोवा में 10 या 12-15 लोग भेजे हैं, उससे पहले यहाँ पर पब्लिक हेयरिंग होनी चाहिए थी। और मैं खासकर सबसे ज्यादा धन्यवाद पोल्यूशन कंट्रोल सोसाइटी का करता हूं कि वो इस प्रकार की जो पब्लिक हेयरिंग मीटिंग करते रहे। और चंडीगढ़ के निवासी तकरीबन आधा चंडीगढ़ इससे इंपैक्ट होगा आपके इस प्लांट से, और ऑलरेडी हो रहा है। लीचड़ की मैंने ऑनलाइन 2021 में जब यहाँ पर इतना बारिश आई थी तो मैंने जब लाइव किया था, सभी देख रहे थे, इवन कि हमारे महापौर कुलदीप जी भी काले पानी में से निकल के गए थे। तो इससे शर्म की क्या बात होगी और किस प्रकार की हम इंफॉर्मेशन शेयर करें? अभी सुरेंद्र जी ने बताया, अभी हमारे किशन दयाल जी ने बताएंगे, और भी कभी साथी, सभी के एक बारे में who doesn't want at any cost। आप अगर जो आप यहाँ से इनकम कर रहे हैं हमारे डड्डू मार्केट में लगा के, तो ये गलत है। आप इस प्लांट को कहीं और लगाइए, बड़े अच्छे तरीके से लगाइए, हम आपका साथ देंगे। मैडम, अधिनियम को देख के ही लगाइए, उसका उल्लंघन मत कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम सतीश मचल है, डड्डू मार्केट कॉलोनी का मैं निवासी हूँ। धन्यवाद। I welcome experts and dignitaries sitting on the bench. I am a retired plant management supervisor, Central Government meeting, सर अपना नाम बता दें पहले। KS Kaushal. ठीक है सर, I कौशल। am a retired environmental management expert in the NFL. We are a very big central government meeting and dealing with this chemical continuous processing industry. ये जो हम प्लांट लगा रहे हैं, it is also not a batch process, continuous processing plant है, और इसमें चोकिंग, सीविंग और बहुत सी प्रॉब्लम रिसाइकलिंग होती रहेंगी। ये सब कहने की बातें हैं, इसमें प्रॉब्लम पहले भी आई थी, अब भी आई। पर मैं ये नहीं कहता कि प्लांट नहीं लगना चाहिए। इवन दैन आज का टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो गई है। हमने वहाँ पर कार्बन अपना और तरह के सल्फर, हमने बहुत कुछ रिसाइकल करने का कोशिश किया, बड़े बड़े प्लांट भी मेहनत किए, पर हम भी फेल फ्रैंकली। अब दिल्ली है, दिल्ली में 3 जगह ओखला, बांसवाड़ा, गाजीपुर, उन्होंने कोई रिसाइकल प्लांट नहीं लगाया। इतना ढेर लगा हुआ है, 10 साल चल जाता है, ऊपर मिट्टी डाल के वेजिटेशन कर देते हैं। चलो वो 350 साल दिल्ली को हो गए, क्या प्लांट लगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो प्लांट लगे ना, चलो लगना लग जाए, पर ये जो जगह है ना, इट इज ऑलरेडी हाईली मतलब पोल्यूटेड एयर इंडेक्स है। साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल गर्ल्स का हॉस्टल है, आगे ऑलरेडी इतने प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। अच्छी जगह लेके 30-40 लाख रुपए पर एकड़ मिल जाती है आउटस्कर्ट्स ऑफ चंडीगढ़, वहाँ अच्छी जगह लेके वहाँ ये प्लांट लगाएं, यहाँ ना लगाएं, और वहाँ जगह थोड़ी सी बड़ी लेके, क्योंकि ये चौक तो होगा ही होगा, इसकी मेंटेनेंस हम वहाँ मेंटेनेंस करते थे, फौरन से आपको मेंटेनेंस कराते हैं हर साल। यहाँ ऐसे कुछ नहीं होगा। ये
और 2-4 साल में ये चौक होना शुरू हो जाएगा, फिर हम कचरा कहाँ फेंकेंगे? वो बाहर जाके आउटस्कर्ट्स पे कोई जगह लेके तो वहाँ ये प्लांट भी लगाइए और वहाँ खुली जगह आपने जो चौक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो सारा रिसाइकल मटेरियल वापस स्टोर करेगा। हमने भी NFM में यही किया। हम जब फेल हो गए तो हम जो नीबुआ फैसिलिटी है डेरा बस्सी में, वो ट्रांसपोर्टेशन मिला के भी हमें सस्ता पड़ता प्लांट, हम वहाँ भेज रहे हैं सारा। थैंक यू। नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਟਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੀਟਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ MC ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ MP ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਣ ਲਈ ਲੀਚੜ ਰਿਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਦਰੂਏ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੀੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਸ ਚਿਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਚਿਰਨਾ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਗੁਰਗਾਉਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ? ਕਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਗਿਆ 39 ਵੈਸਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਉੱਥੇ 4 ਜਾਂ 5 ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 6 ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 3 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਸਹੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁਣੋਗੇ? ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ 2014 ਦੇ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਐਕਸਮੇਟ ਕਮਲੇਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਯੁਵਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ, ਮਲੋਆ, ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, 7-8 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 7 ਜਾਂ 8 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੂਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਦਮਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ BJP ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਝੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ UT ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। 1 ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਫ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। 2-2 ਘੰਟੇ MP ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 2-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 2-2 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੱਥੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ MP ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ
बच्चे आज नौजवान बच्चे ने तगड़े खड़े हुए 6-6 फुटी बच्चे ने ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਡੂ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਏ। ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਖਿਆਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਮਾਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਇੰਨੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 6-6 ਫੁੱਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਕੇ ਢਿੱਡ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ASI ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਇੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲੀ ਤੇ ਖੇਡਣਾ, ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਚੱਕੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ। 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ 35 ਕਿਆ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਟਣਾ ਤੇ 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਫਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਬਚਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਗੀਰੋ ਆਂਟੀ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆ ਆਂਟੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਰਗੋਏ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੂੜਾ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਡੂ ਮਾਰੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕੂੜੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਲੱਡੂ ਮਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ठीक है सर, थैंक यू। अपना नाम बता देंगे सर? मदन लाल बत्ती है जी मेरा नाम। ठीक है मदन लाल जी। इनके बाद नेक्स्ट धन्यवाद, शुक्रिया। दयाल मेरा कृष्ण नाम जी। दयाल कृष्ण है और मैं डड्डू माजरा कॉलोनी का ही निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रथम नागरिक शहर के कुलदीप गहलोत जी जो मेयर हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और मंच पे बैठे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। मैं सोचता था डड्डू माजरा कॉलोनी से लोग ना डंपिंग ग्राउंड के विषय में नहीं बोलते, बाकी सभी विषयों पे बोलते हैं, पर आज जो सब बोल रहे थे ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पर बोलूँ। आज मेरा मन था कि मैं उनको सबको सुनूं, जो लोग इतने दिनों से चुप थे। और मैं सोचता था कि शायद डड्डू माजरे के लोग जानते ही हैं, सब जानते हैं, सबको पता है कि इनकी बारातें यहाँ से लौट कर गई हैं, वो सब जानते हैं। वो सब लोग आज इस दिन को देख रहे हैं और आपसे सवाल कर रहे हैं। अभी मैडम चले गए, अनिता मित्रा जी यहाँ से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाया नीरी के बारे में, उन्हीं के ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। थोड़ी सी मैं भी पीछे जा सकता हूँ। जब जेपी प्लांट लगा, मैडम ने वही बात जो आज बताई यहाँ पर कि ये इस तरह से इसका कंपोस्ट बनेगा, इसके इनेक्ट बनेंगे, भट्टा मशीन में जाएंगे, वहाँ यूज होगा, उससे ईंटें बनेगी। ये सारे लेक्चर हम ना बहुत पहले सुन के आज में जब जेपी प्लांट का उद्घाटन हुआ था। और एक एक बात हमें याद है, इसी तरह से बोला गया था
और हम भूले नहीं समारे थे कि अब डड्डू माजरा एक स्वर्ग से सुंदर नहीं होगा। जब वो जेपी प्लांट लगा और वहाँ पे जो लैंडफिल बनाई थी, हमें लगा था स्टेडियम बन गया, लेकिन लैंडफिल की परिभाषा बाद में पता लगी कि लैंडफिल कचरा गिराने की एक जगह होती है। फिर हमने सचमुच में पता लगा कि हमारे को कि हम अनपढ़ लोग हैं, हम उसको सोच रहे थे खेल का मैदान है, लोग वहाँ सैर करने शुरू कर दिया था हमने, और वहाँ पे क्रिकेट टीम भी बना ली थी, हमने सब कुछ कर दिया। लेकिन मैं अगर उससे पीछे जाऊँ, जब वो लैंडफिल भी नहीं थी, वहाँ इतना बड़ा तालाब हुआ करता था, भैंसों के साथ हम भी नहाया करते थे। आपने वो तालाब बंद कर दिया, जो आज अधिनियम 2016 में लिखा हो गया है कि कोई भी आप तालाब बंद नहीं कर सकते, वो कूड़ा डाल के बंद कर दिया और उसकी जगह डंपिंग ग्राउंड का नाम दे दिया गया। उन्हों विसरो ने ये काम किया है, जो 3 साल के लिए आते हैं, एक प्रोजेक्ट लगाते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद दूसरा आता है, वो ये कहता है कि जो पीछे हो गया वो भूल जाओ, अब जो आगे हम करने जा रहे हैं उसको याद रखो। कितने प्लांट को याद रखें जी? लेगेसी बेस्ड आपका पुराना कचरा था, जिस तरह से पहले समझता था, जब उस पर काम नहीं हुआ था, वही आकार, उस पुराने आकार की फोटो दिखा सकता हूं मैं, आज जिस आकार में वो हमें दिखा रहे हैं। सारे कचरे को फैला दिया गया। पहले 10 फुट की दीवार थी, उस दीवार के बराबर कचरा अभी भी है, उसके ऊपर मिट्टी डाली गई है। अब 20 फुट की दीवार 10 फुट की दिखाई दे रही है पीछे, तो कहते हैं कि जी साफ हो गया। हम कैसे मान लें? आपने तीसरा पहाड़ खड़ा कर दिया, ये कहकर कि हमारा ये प्रोसेस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 100 करोड़ 101 करोड़ रुपया और खर्च कर दिया। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पैसे से हमें सहूलत मिल गई? जिस बाप की बेटी विदाई के टाइम घर वाले उनके नाक पे रुमाल रख के उसको विदा कर रहे हैं, वो इंसान कैसे कह सकता है कि डड्डू माजरे में साफ सफाई हो गई, कि बदबू नहीं आ रही? सेम हमारे को हुआ, हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि यार इसने अपनी लड़की को, यार इससे अच्छा जल्द घर में कर लेता, वो कर लेता। इस कम्युनिटी सेंटर के लाखों रुपए देना पड़ता है, 70,000 रुपये होता है अगर शादी के लिए हम बुक कर ले, परमिशन ही दी जाती यहाँ पे हमारे को, कोई हमें कंसेशन नहीं है। अस्पताल में भी हो, मरीज अपने घर से किसी की दवाई लेने जाना पड़े। मेरे तो स्किन प्रॉब्लम है, नेचुरल होनी थी डंपिंग ग्राउंड में, सबसे ज्यादा चढ़ा भी नहीं हूँ। नीरू नंदा के टाइम से इस डंपिंग ग्राउंड को देखता आ रहा हूँ और हमने बहुत सारे इसके लिए एजुकेशन किए, बहुत सारी समस्या को झेला। आज जिन लोगों ने भी यहाँ पे बोला ना, सर आप उनकी बात जरूर सुने। मैं तो यही कहूँगा, दर्द अंदर से बोल रहा है, दर्द कह रहा है। आपने प्रेजेंटेशन दी, मैंने कहा कि गूगल पे जाकर सारा सर्च किया, जो वहाँ पे आपका कंपोस्ट प्लांट लगा है, जो गैस बनाई जा रही है, जिस तरह से आईलैंड दिखाया आपने, कितनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर है, चारों ओर ग्रीनरी नजर आ रही है, वहाँ पे चारों ओर ग्रीनरी नजर आ रही है। क्या डड्डू माजरा में ग्रीनरी नजर आ रही है? एक तरफ धनास है, एक तरफ चंडीगढ़ पुलिस के क्वार्टर हैं, दूसरी तरफ डड्डू माजरा है और 38 वेस्ट है। इसके आसपास दर्जन सेक्टर बचे हुए हैं, सिर्फ वो घर के घर नजर आते हैं अगर आप उसको मैप से देखो। लेकिन अगर जो आपने प्लांट दिखाया है उसमें ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ऐसे लगता है फॉरेस्ट एरिया में वो प्लांट लगा हुआ है। आपने कैसे सोच भी कैसे लिया कि इतना बड़ा प्लांट आप डड्डू माजरा में लगाने जा रहे हो? अरे यार लोग बसते हैं, यहाँ भी लोग बसते हैं, ये नरकीय जीवन जो जी रहे ना, अब ये खुल के बाहर आ गए हैं। अब ये बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। आपने एक प्लांट को भी पेंडिंग रखा हुआ है मरे हुए जानवरों का, वो भी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के पास फाइल पड़ी हुई है, उसका भी मंजूरी नहीं मिली। वो भी अगर ऐसे चुप रहे तो वो भी डड्डू माजरे में लगेगा। ये मैं आजकल खुलकर कह रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि जो आज ऑफिसर है कल वो नहीं होगा यहाँ पर, दूसरे आएंगे, वो कहेंगे अब जो हम काम करेंगे उसको देखो, पीछे जो करने चले गए उसको भूल दो। अरे भाई कैसे भूल जाए? सर हम आपको ये कह रहे हैं, जिस तरह से पूरे शहर में ये सुझाव दे रहा हूँ मेरी तरफ से, अगर हो सकता है तो ऐसे करें। जिस तरह से एसडीएम होते हैं ना, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और सेंट्रल, उसी तरह से कचरे के प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े कर कर कहीं और लगाए जाए, डड्डू माजरा में ना लगाए जाए। डड्डू माजरा के लिए पूरी जनता अभी से आपको मना कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी के साथ मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अभी तक प्रशासन को हमारी बात समझ ही नहीं आ रही है कि हमारे लोग होते हैं अपनी सिंपल बात में भूल जाते हैं और उनके कानों में चुभती है। तो मैं अपनी 4 लाइनें आपके सामने सुनाना चाहूँगा। फूलों की किताबों में कूड़े की कहानी है। हम सब झेल रहे कूड़े के बैक्टीरिया को, एयर प्योरीफायर दिया इंडस्ट्रियल एरिया को, कैसे हराइटी दमे और मलेरिया को, हमारे एरिया को गंदगी में दे दो नंबर 1। हम मरे पड़े टोपी वाले करे फन, कूड़े के ढेर में कईयों को दिखे धन, काला धन काला धन काला धन।
करे हमें तंग टूटे वादे और प्रसंग, खाली हाथ करने चले सिस्टम से जंग, इन दानवों के यज्ञ को करने चले है भंग, संग कोई भी नहीं बस दिल में उमंग, जंग बड़ी बहुत जनता घरों में बंद, मांगो अधिकार निकलो घरों से बाहर, हार के भी हारना नहीं अब की बार है तैयार, जिंदगी के फंदे कंधे चार चार करो तुम विचार एक बार एक बार। सेक्टर वालों सुनो जरा बात है हमारी, तुम्हारी वजह से लाइफ नर्क हमारी, बीमारी जो लाखों ये गंदगी तुम्हारी, अधिकारी चुप में पड़ी शिक्षा तुम्हारी, बिचारी जो मरी 14 साल की हमारी, छोटी सी उम्र में हुई टीबी की बीमारी, ये मैं नहीं उसकी बांधी रखड़िया गा रही, दुख भरी दास्ता ये अपनी सुना रही, इस वजह से बना मैं कलमधारी कलमधारी, कलाकारी किसी के काम ना आए, तोड़ दो कलम जो सच लिख ना पाए, खाए नोच नोच लोग बहुत परेशान, जब से एरिया बना हमारा शमशान, खान पान गंदगी में होता है हमारा, पानी की जगह पर मिले कीचड़ तुम्हारा, दोबारा न करना तुम प्लांट की उम्मीद, इस कूड़े के पहाड़ से फिर काले धन की उम्मीद। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।